नमस्कार। कृष्णा जनरल स्टडीज एंड हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड आरओ के संबंधित प्रश्नों की। यानी जनरल स्टडी का जो पेपर होगा, जैसे कि सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आज हम बात करेंगे किस टाइप के थोड़े क्वेश्चन आने वाले हैं जनरल स्टडी के। तो देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार देख लीजिएगा इसमें किस टाइप के क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि इसमें इस बार 50 नंबर का आप जानते हैं कि रीजनिंग दिया हुआ है, रीजनिंग और मैथ, और 100 नंबर का जनरल स्टडी दिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन इस टाइप के हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग भी, और ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो आप लोग का आराम से पेपर अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग जानते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सीधे सिंगल लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का मिश्रण है उसे क्या कहते हैं। देखो बढ़िया है क्वेश्चन। यानी जो कला भारतीय और यूनानी आकृति की, यानी इसमें भारतीय और यूनान का मिश्रण देखने को मिला, उस कला शैली को कहते हैं गांधार कला शैली। आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि इस शैली का जो विकास है वो किसके द्वारा किया था, वो शक और कुषाणों के द्वारा किया गया था। किन के द्वारा किया गया था, शकों और कुषाणों के द्वारा किया गया था। तो ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोदावरी के तट पर निम्न में से कौन सा महाजनपद स्थित है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो गोदावरी नदी कहाँ है, दक्षिण भारत में है। तो गोदावरी नदी की हम बात करें तो इसके ऊपर जो महाजनपद है वो अस्मक है। कौन सा है, अस्मक। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 का आंसर क्या है, अस्मक। थोड़ा आप लोग को बता दूं कि ये जो अस्मक है, क्वेश्चन नंबर 3, ये बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसके बारे में जानकारी दी गई है। किसमें, अंगुत्तर निकाय में। तो आप लोग यहाँ से भी देखते चले, है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा, यानी ये जो बैल था उसकी जो मुद्रा मिली है, यानी आप लोग जानते हैं कहाँ से मिली है। अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर आप लोग देख लीजिएगा, ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई है, मोहनजोदड़ो से। आगे नेक्स्ट देख लीजिएगा, मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी वो राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने। तो राखलदास बनर्जी ने कब की थी मोहनजोदड़ो की खोज, 1922 में की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा, न्याय दर्शन के लेखक कौन है। देखो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि जो दर्शन है और इनके प्रवर्तक कौन है। क्वेश्चन नंबर 5, 5 का सही आंसर आप भी बताइएगा, गौतम मुनि है। आप देखिए न्याय दर्शन के तो ये हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं कि योग दर्शन के गुरु कौन थे। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। देखो डिटेल से तो आप लोग को जो बड़ी क्लासें कराई गई है पीछे उन्हें देख सकते हैं। यहाँ तो हम केवल क्वेश्चन ही देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बन सकते हैं इस बार। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन है, कालिदास ने कौन सा नाटक है जो इनमें से नहीं लिखा था। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा, मालविकाग्निमित्र तो लिखा है भाई इन्होंने, अभिज्ञान शाकुंतलम भी लिखा है, कुमार संभव भी लिखा है। देखो ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये तो उत्तराखंड में आप लोग जानते हैं कहाँ लिखा है, कण्वाश्रम में। अब यहाँ देख लीजिएगा जो जानकी हरण है ये इन्होंने नहीं लिखा है। आप लोग को मैं बता दूं कालिदास ने ये लगभग 7 ग्रंथों की रचना की। कितने ग्रंथों की, 7 ग्रंथों की। अच्छा क्वेश्चन है। वो 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं, देखो एक तो ऋतु संहार है, एक मेघदूत है, एक कुमार संभव है, रघुवंश, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशियम और अभिज्ञान शाकुंतलम। और ये भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो कालिदास जी वो किस रस के कवि है। तो आप लोगों को मैं बता दूं ये श्रृंगार रस के कवि कालिदास जी। कौन से, श्रृंगार रस के कवि है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित मगध राजवंशों का कालक्रम। अब देखो ये आसान क्वेश्चन है बहुत, इनमें कालक्रम आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा पहले कौन सा बाद में आया। तो यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, सबसे पहले हर्यक वंश आया था। कौन सा वंश आया था, हर्यक वंश। हर्यक वंश की तिथि भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। हर्यक वंश है 545 से 412 ईसा पूर्व तक का। कहाँ से कहाँ तक का, 545 से, लिखा नहीं जा रहा है इसमें भाई, 545 से 412 तक का, 412 तक का। चलो लिख लेना भैया, आप लोग याद कर लेना, ये लिखा नहीं जा रहा है इसके ऊपर। यानी सबसे पहले कौन आया, हर्यक वंश। पहले नंबर पर हम रखेंगे हर्यक वंश को।
इसके बाद जो वंश आया वो आया नंदवंश। अब आप लोग ना जानते हैं नंदवंश में कौन थे, घनानंद वगैरह थे ना, और महापद्मनंद। दूसरे नंबर पर हम कैसे रखेंगे, नंद वंश को। तीसरा देख लीजिएगा मौर्य वंश आता है। कौन सा आता है, मौर्य वंश तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर आता है शुंग वंश। तो ये इनका क्रम हो जाएगा, यानी 4 1 3 2 है कहीं को, 4 1 3 2 मिल गया, ये रहा बी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों को मैं बता दूं। हर्यक वंश 445 से 412, 545 से 412 ईसा पूर्व, नंदवंश 344 से 322 ईसा पूर्व, और मौर्य वंश 323 से 184 ईसा पूर्व, और शुंग वंश 185 बीसी से 73 बीसी तक का। चलो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए देवी अधिकारों का दावा करते थे। उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। उन्होंने भूदान की परंपरा को विस्तारित किया था। देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है, अगर हम देखें इसमें से, ये बात बिल्कुल सही है कि ये गुप्त वंश के जो शासक थे वे देवी अधिकारों का दावा करते थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, उनका प्रशासन नितांत केंद्रीय था। अब नितांत केंद्रीय होता तो ये जल्दी से आपको पता है इसका विघटन ना होता, यानी कहीं ना कहीं ये रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट दूसरा। पहले तो देखो जिसमें 2 से काट दीजिएगा, सबसे जरूरी क्या है ना, ऑप्शन सब कैसे हटाया जा सकता है। देखो इसमें 2 है, इसका मतलब ये बी भी कट गया, ये इसमें डी में भी 2 है, ये भी गया, इसमें ए में भी 2 है, ये भी गया। तो अब देखो आंसर देना कितना आसान हो जाएगा इसका। अब क्या बचा इसमें, सिर्फ सी बचा। अब चाहे आपको पता हो या ना पता हो, उन्होंने भूमिदान की परंपरा को विस्तारित किया। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए अगर आप लोग को एक ऑप्शन आप लोग को पता है कि ये हो ही नहीं सकता है, हो सकता है, उससे आप लोग ऑप्शन हटा सकते हैं। अच्छा यही तरीका है आप लोग के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने का। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। कुषाण, गांधार कला शैली, कौन क्या बता रहा है, सही सुमेलित पूछ रहा है। मुगल, अजंता चित्रकारी, मराठा पहाड़ी चित्रकारी, और सिंधु घाटी सभ्यता चित्रित दूसर मृद भांड, इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, आप लोग भी बताएं। देखो ये कुषाण वाला अभी मैं बताकर आप पहला ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला था। ये जो कुषाण, इंडो ग्रीक शैली इन्हीं की थी बच्चों, कुषाण और शकों की, गांधार शैली। और आप लोग को एक क्वेश्चन का यहाँ और बता दूं, गांधार शैली में सबसे पहली मूर्ति महात्मा बुद्ध की बनी थी, आप लोग इसे भी कंठस्थ कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। जैन धर्म, ये मिलाना है, सुमेलित करना है तो आसान है भाई, इसमें तो कुछ है नहीं। जैन धर्म का कहाँ से संबंध है भाई, और हिंदू धर्म का कहाँ से, इस्लाम धर्म का कहाँ से। ये देखो जैन धर्म की बात करें तो ये आप लोग को पता, ये पावापुरी है, मिल जाएगा आराम से। हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा हिंदुओं का कहाँ पवित्र स्थान है, वाराणसी। इस्लाम तो आपको पता मदीना में है, और ईसाई धर्म ये वेटिकन सिटी है। मिला लो भैया, कहाँ मिलेगा, ए का 4, ए का 3 देखो किस किस में है। पहले जिसमें ए का 3 नहीं उसे हटाओ, इसमें नहीं है, ये गया ऑप्शन में। ए का 3 इसमें नहीं है, ये गया। अच्छा आगे मिलाओ, बी का 4, बी का 4 किस में है भाई, एक में है बस, ये हो गया आंसर हमारा सी। तो ऐसे आप लोग पढ़ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। गुप्त काल का कौन सा शासक भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन आप लोग जानते हैं समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अब ये जो भारत का नेपोलियन है समुद्रगुप्त, इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या कुछ था। देखो इसने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था और ये अपने आप को लिच्छवी दोहित्र कहकर भी पुकारता था। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लेना, बहुत ही बढ़िया। इसने कई सारी उपाधियाँ भी धारण कर रखी थी, जैसे प्राक्रमांक, प्रतिप्य और व्याघ्र क्रमांक। इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। आगे देख लीजिएगा, इसका जो दरबारी कवि था, आप लोग उनके बारे में भी मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे तो मैं ही बता देता हूँ, क्यों चक्कर में पड़ रहे हो। हरिसेन, हरिसेन ये बहुत आता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। भारत के इतिहास में निम्नलिखित में से अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे। ये क्वेश्चन बढ़िया। अब अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे, तो ये अकबर के शासन में एक महत्वपूर्ण सैन्य कमांडर थे, या शाहजहां के शासन का राजकीय इतिहासकार था, या औरंगजेब का महत्वपूर्ण सामंत और विश्वास पात्र था, या मोहम्मद शाह। देखो ये मोहम्मद शाह का तो केस ही खत्म है इसमें से, मोहम्मद शाह तो इसका आंसर है ही नहीं। दूसरा औरंगजेब के समय भी नहीं था ये।
और ये कहीं ना कहीं अब्दुल हमीद लाहौरी इसके समय भी नहीं था अकबर के। इसका आंसर क्या है सही भाई? शाहजहाँ। तो ये शाहजहाँ का एक राजकीय इतिहासकार था। ये यहाँ यात्रा पर आया था इनके समय में, एक यात्री के रूप में आया था। अच्छा, इनकी जो पुस्तक है उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूं, उसका नाम है पादशाह नामा, अब्दुल हमीद लाहौरी की। कौन सी पुस्तक है? पादशाह नामा किताब इनकी है, जिसमें इन्होंने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? बढ़िया क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग आंसर देख लीजिएगा, नए क्वेश्चन आते रहते हैं इस टाइप के। इसका आंसर सही होगा वेंकट द्वितीय। कौन बनेगा? वेंकट द्वितीय। ये आप लोग को थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में। ये जो राजा वोडियार था ये 1578 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक रहता है। 1578 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक शासन करता है। आगे देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 14। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? भाई ये बच्चों वाला क्वेश्चन है तो आप लोग ऐसे ही कर दोगे। देखो ये पता है आप लोग को, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी। तो देखो इसमें कुछ है ही नहीं भैया, बहलोल लोदी है 1451 से 1489 तक। कौन? बहलोल लोदी। सबसे पहले हम देख लीजिएगा, बहलोल लोदी यही दिख रहा है हमें। इसके बाद सिकंदर लोदी आता है, इसके बाद फिर इब्राहिम लोदी आता है, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया जाता है बाबर के द्वारा। क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा सही सी। इब्राहिम लोदी का कार्यकाल है 1517 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं धड़ाधड़। आप लोग कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आप लोग के जीएस के जो आएंगे, जो एग्जाम ये 100 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देख लीजिएगा 15। निम्नलिखित में कौन जहांगीरी चित्रकार थे? अब्दुल सम्मद, अब्दुल हसन, अकारिजा या मीर सैयद अली। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से जहांगीर के समय के चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 15 का आप लोग देख लीजिएगा। इसमें मुझे लग रहा है अब्दुल हसन, तो ये तो पीछे भी पेपर में आया हुआ। तो एक तो यही अब्दुल हसन, और एक पहले तो देखो जिसमें दो नहीं है उसे काट दीजिएगा। दो इसमें नहीं है, एक तो भैया किसमें? सी में। एक तो ये गया, दो इसमें नहीं है बच्चों, ये भी गया। अब दो ऑप्शन बच गए। दूसरा कौन सा? मतलब अगर आप लोगों से किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, अब्दुल समद तो था ही नहीं इनके काल में, अकारिजा था। तो 2 और 3 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। दक्षिण भारत से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? भैया ये देखो क्वेश्चन इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप लोगों को पता है इसमें गांधी जी ने कहाँ पर किया था। देखो चंपारण, चौरी चौराहा, बारदोली या दांडिया। देखो आप लोग जानते हैं दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी आए थे 1915 में, और 1917 में इन्होंने पहला सफल सत्याग्रह किया था, वो चंपारण में किया था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा बच्चों ए। इसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएं चौरी चौरा कब का है, दांडी मार्च कब की है, बारदोली कब का है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था सम्मेलन में। देखो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ गांधी जी गए थे एक ही सम्मेलन में, दूसरे वाले में। ठीक, इनकी तिथि आप लोग मुझे बताइए कमेंट करके कब कब थी। चलो मैं ही बता देता हूँ आप लोग को कि ये कब कब हुए थे गोलमेज सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर आप लोग का कौन सा है? 17। तो पहला गोलमेज सम्मेलन की जो तिथि थी वो थी 12 सितंबर 1930। कब का है? 12 सितंबर 1930 का। इसके बाद जो दूसरा सम्मेलन हुआ था वो था 7 सितंबर 1931 का। दूसरा 7 सितंबर में हुआ था 1931 में। तीसरा जो हुआ था वो था 17 नवंबर में। कब हुआ था? 17 नवंबर में। तो ये आप लोग पढ़ते हुए चलें, आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? देखो यहाँ बात करेंगे हम असहयोग के प्रस्ताव को पारित करने वाले व्यक्ति की, तो उनका नाम था CR दास। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देख लें तो 1920 की कहानी है ये, और ये 20 जून 1920 को इलाहाबाद में हिंदू और मुसलमानों के जो बीच संयुक्त बैठक हुई थी उसमें अस्त्र को अपनाए जाने पर निर्णय लिया गया था। अच्छा क्वेश्चन आप लोग के लिए है। चलो आप लोग पढ़ते हुए चलना है ऐसी चीज़ें, थोड़ा सा अगर आप पढ़ा हो इतिहास तो ये जानकारी अच्छी है। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा जाता है या कहा था?
या किसने कहा था बच्चों? देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग देख लीजिएगा। जो वी डी सावरकर जी हैं, इन्होंने ही क्या कहा था? भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है पहले भी क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, इसमें क्या करना, बदरुद्दीन तैयब जी थे भैया। पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। चंद राजवंश का संस्थापक कौन है भैया? चंद राजवंश का संस्थापक। देखो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21, 21 का आंसर बताइए क्या है? तो इन्हीं के अकॉर्डिंग ये चंद वंश का संस्थापक, यहाँ अगर ये देख लीजिए क्या लिखा है, थोहरचंद। तो इनमें अगर हम ऑप्शन देखें तो यहाँ थोहरचंद इसके लिए सही राइट आंसर है। बाकी आप लोग मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा, है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमार राजवंश। अब देखो उत्तराखंड के क्वेश्चन चल गए हैं, उत्तराखंड के भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। परमार राजाओं के काल में कौन से काव्य की रचना की गई थी? अच्छा है भैया, मानवदय काव्य, गढ़ राजवंश या दर्शनोदय या काव्य, ये सारे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 का बताइए बच्चों सही आंसर। देखो मुझे तो ये लग रहा है सारे थे, क्योंकि सभी की रचना इसमें हुई थी। चलो, किस वर्ष गोरखा शासक गढ़वाल के राजा से संधि कर नेपाल लौट गए? अब देखो कौन सा साल था जब गढ़वाल के राजा, जब गोरखा शासक गढ़वाल के राजा से संधि करके लौट गए थे। आपको पता है एक बार इनके साथ जब अटैक हुआ था, तो ये कहानी 1791 की है, लेकिन जब इन्होंने संधि की वो समय था 1792 का। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। उत्तराखंड में किस रियासत को छोड़कर 26 जनवरी 1930 को स्थान पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? वो जो टिहरी में ही नहीं फहराया गया था, बाकी तो सब जगह फहराया गया था। टिहरी रियासत में फिर तिलाड़ी कांड वगैरह होते हैं ना, देख लेना इसे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड राज्य में किसके द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई? देखो अच्छा क्वेश्चन है भैया, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अब देखो ये तीनों ही थे वहाँ, विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, मुझे सारे लग रहे। भारत में बताओ किसने किया था बच्चों? होम रूल लीग की स्थापना कब कब की गई थी? चलो खैर, इससे पहले उत्तराखंड में हो चुकी थी, भारत में 16 में हुई थी। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी? देखो हिमालय को काटकर कहाँ से आ रही हैं? तिब्बत वाली जगह से आ रही है। ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, और आप लोग की सिंधु भी है कोई सा ऑप्शन में? ये रही ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये तीनों की तीनों नदियां भैया कहाँ से आ रही है? तिब्बत से आ रही है, कैलाश मानसरोवर के पास से। भारत में ताम्र स्वर्ण कोयला, भारत में ताम्र स्वर्ण लौह कोयला निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? अच्छा क्वेश्चन है भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 आप लोग भी देख लीजिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो ताम्र, स्वर्ण और लोहा। देखो तांबा तो निकाला जाता है खेतड़ी से। खेतड़ी कहाँ है बच्चों? राजस्थान में। सोना कहाँ से निकलता है? कोलार की खान, जो कहाँ है? कर्नाटक में। लोहा कहाँ से? कुद्रेमुख, ये भी कर्नाटक से। कोयला कहाँ? झरिया, झारखंड से। तो ये ऑप्शन ठीक है बिल्कुल। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिएगा तेजी से। निम्नलिखित में से किस राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी हैं? अब देखो किसके राज्य की अन्य देशों से भौगोलिक सीमा नहीं जुड़ी है? अब बढ़िया क्वेश्चन है। राजस्थान की तो जुड़ रही है भैया, और बिहार की भी नेपाल से जुड़ रही है, पंजाब की भी जुड़ रही है, हरियाणा की नहीं जुड़ रही भैया। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा हरियाणा। भारत अवस्थित है, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है भाई, तो कुछ है नहीं। हम लोगों का बच्चों वाला क्वेश्चन है। और कितने डिग्री अक्षांश से कितने डिग्री विस्तार है? बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसका आंसर भी मैं दूँ, बहुत बढ़िया। फिर तो हो गया काम आप लोगों का। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के मध्य भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। लूंगा वाला क्वेश्चन है, वीडियो देखना मेरी पीछे ज्योग्राफी की डाली हुई। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती? देखो एक चीज़ और याद रखना इस क्वेश्चन में, ये कौन कौन सी जिनमें LCO बाद में होगा, है तो इनमें सब में LCO, लेकिन बस ये जो हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को, ये तो 100% बच्चों एल्युमिनियम कंपनी है। लेकिन एक इसमें से अलग क्या है? ये टेल्को, बस ये नहीं बनाती। यही इसका आंसर है। कौन सा आंसर है? टेल्को कंपनी। कौन सी कंपनी? टेल्को, ये नहीं बनाती। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका
उपयोग में नहीं लाया जाता। गरीबी रेखा, साक्षरता तो नहीं लाते भाई, इसमें बाकी तो सारा हो जाता है भाई। कैलोरी भी आता है, प्रति व्यक्ति आय भी, SCR भी है। निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? हंसा तो है भाई, जय भी है, जवाला, जवाला नहीं है भाई, जवाला नहीं, पद्मा तो है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जवाला। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 33। कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? ये बढ़िया क्वेश्चन 33 का क्वेश्चन नंबर का आंसर सी इसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा। बिहार, कर्नाटक में। इसके बाद असम में, छत्तीसगढ़, बिहार, इनमें भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होती है? कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है? महानदी का उद्भव छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। गोदावरी नदी का, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। महानदी कहाँ से निकलती है भाई? आप लोग को पता है, रायपुर से निकलती है ना। गोदावरी नदी का उद्भव महाराष्ट्र में होता है। कावेरी नदी का उद्भव आंध्र प्रदेश से होता है। ताप्ती नदी का उद्भव मध्य प्रदेश से होता है। इनमें से कौन सा सही नहीं है? बताओ बच्चों आप लोग भी। तो कावेरी नदी भैया यहाँ से कहाँ है? तो कर्नाटक के कुर्ग से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है? कर्नाटक के कुर्ग से। तो ये आंसर इसमें से गलत है और आंसर यही ठीक है, बाकी तो सब सही क्वेश्चन है। 35 देख लीजिएगा। देखो वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़े ही क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। या राजस्थान, महाराष्ट्र, ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई, इसमें तो कुछ है नहीं। 35 क्वेश्चन ये हो जाएगा पहला ऑप्शन है राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। चलो खैर आज इतने ही कराते हैं इसमें क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि ना वीडियो लंबी हो जाएगी। भारत में सर्वाधिक मुख्यतः कौन से, क्या भाई? भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होती है? भारत में सबसे ज़्यादा मानसून से होती है कौन सी? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ये इनसे ही बारिश होती है सारी। म्यांमार। देखो जो कुछ इसमें क्वेश्चन आप लोग को पता है जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एक दो उसको मत करना क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी आई ही नहीं रही आप लोग के। ये रिएक्टर स्केल के मापक, ये में कौन सा कथन पर विचार करना, कौन से कथन सही है इसमें से? अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर स्केल एक लघु गणकीय उपक्रम है। इसके फलस्वरूप एक मात्रक की वृद्धि 10 के गुणक के बराबर। सही बिल्कुल, इसमें मात्रक भी 1 से लेकर 9 तक है, ये भी याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है, यही ठीक है जिसमें 1 नहीं, इसको हटा दो भाई, ये तो गया, ये भी गया। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या है भाई? रिक्टर स्केल में प्रत्येक पूर्णांक गठन पर ऊर्जा पूर्ववर्ती पूर्णांक पठन की ऊर्जा से 100 गुना होती है या 10 गुना होती है भाई, ये भी गया। आंसर हो जाएगा ये। चलो खैर एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में भाई, क्योंकि ये तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ये तो क्वेश्चन आप लोग को करने नहीं है। तो आज इसमें इतने क्वेश्चन करेंगे, जल्दी ही आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, और कोशिश करूँगा इसमें आप लोग की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊँ। कम से कम 100 क्वेश्चन मैं आप लोग को डेली जनरल स्टडीज़ के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट में कराऊँगा। खैर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जो भी नया हो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, है ना। ओके धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।